अरे यार, ये क्या हो गया है फ्रांस के साथ? दुनिया की नंबर वन टीम को ऐसे पिछाड़ा गया है। ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई है स्पेन के अगेंस्ट। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड का भी मैच हुआ है ओडीआई, जिसके अंदर इंडिया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सेमीफाइनल के बारे में, जो कि फ्रांस और स्पेन एक तो फिर रोना शुरू हो गए हैं। यार ये मतलब मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस है नहीं फुटबॉल देखने का, लेकिन मैं समझता था कि जो फुटबॉल के जितने भी जो सपोर्टर्स होते हैं, जो देख रहे होते हैं, पूरा पूरा साल देखते हैं, एक ही स्पोर्ट होती है जिसको फॉलो कर रहे होते हैं, सवाए रोने के इनको कुछ आता ही नहीं। इधर चीटिंग होगी, उधर चीटिंग होगी, इधर चीटिंग, उसी चीटिंग चूटिंग का चीख चीख। आई एम प्रीटी श्योर ये मैं सिर्फ गैस ही कर रहा हूँ, लेकिन ये यही रोना धोना देख देख के फीफा ने इस दफा ये वीआर शीआर जो है घुसाया हुआ है कि हर चीज में घुस रहा है, और अभी भी रो रहे हैं, हर चीज के ऊपर रो रहे हैं। पेनल्टी मिली, पहले तो उसके बारे में बात कर लें। यार यार मुझे मैं आई एम नॉट इवन एन एक्सपर्ट, मुझे आके बताना पड़ रहा है भाई कि क्या रूल्स हैं और क्या होता है इस पेनल्टी के ऊपर। जी बहुत ज्यादा ओहो हैंड बॉल हो गया जी, हैंड बॉल हो गया, फेवर कर दी सबसे पहले तो मेरी एक बात सुन लो दोस्तों, ये गोल होता या ना होता, फ्रांस ये मैच नहीं जीत रहा था। सबसे पहले तो ना फुटबॉल को भी समझो कि फुटबॉल क्या हुई है इसके अंदर। 60 मिनट तक मेरे ख्याल में कोई एक शॉट नहीं थी टारगेट पे फ्रांस की तरफ से। ये नॉर्मली तो हम देख रहे होते ना, वो एक मैच हुआ था ब्राजील का और जर्मनी का, पिछले वर्ल्ड कप नहीं था या उससे पिछला था, हाँ उससे पिछला था, पता नहीं 7 गोल मारे थे कि 5-1 मारा था, जो भी मारा था बड़ा जी, ओहो बहुत बड़ी डिफीट कर दी, ह्यूमिलिएट कर दिया। ये थी ह्यूमिलिएशन जो कल की है स्पेन ने फ्रांस के साथ। पता नहीं, मैंने तो एंड में देखा नहीं कि क्या है, लेकिन एक टाइम के ऊपर 60-70 मिनट के ऊपर कोई एक अटैक, कोई एक शॉट ऑन टारगेट नहीं थी। और इस अटैक के साथ फ्रांस की, ये क्यों? क्योंकि हिलने ही नहीं दिया, उनके मिडफील्ड को ऑपरेट ही नहीं करने दिया, एक मूव नहीं बना। ये पेनल्टी होती ना होती, ये मैच स्पेन ही जीत रहा था। इस पेनल्टी के बारे में ये बात कर लें जी, लोग कह रहे हैं जी उसके हाथ को लग गई जी, यमाल के हाथ को लगी, ये कैसी पेनल्टी हो गई, हैंड बॉल हो गया। यार सबसे पहले तो भाई एक एक रूल आई डोंट नो यार, मुझे ये बताना पड़ रहा है इधर आके, मुझे तो कुछ पता नहीं है फुटबॉल के बारे में। डिलिबरेट ना एक हैंड बॉल होता है जिसके अंदर आप अपने हाथों को चौड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं बॉल रोकने के लिए। अगर आप गिर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पहले भी एक वीडियो के अंदर बता चुका मैं, वो बंदा जो है वो आगे की तरफ गिर रहा था, उसके हाथ पीछे थे और पीछे से आगे बॉल उसके हाथ के ऊपर लगी थी, तो उस केस में भी हैंड बॉल नहीं दिया जाता। अगर आपके हाथ आपके बॉडी के साथ अटैच हुए हुए हैं और बॉल आपके हाथ को लग गई है, तो वो हैंड बॉल नहीं है। बेशक पूरा हाथ जो है आप चिमटा रहे हो, लेकिन अगर आपके हाथ बॉडी के साथ चिमटे में है और बॉल लग गई है, तो ये डिलिबरेट एफर्ट ही नहीं है, ये हैंडबॉल ही नहीं कंसिडर होता। मुझे आके जी बताना पड़ रहा है, 4 साल के बाद फुटबॉल देखता हूं मैं, और मुझे आके बताना पड़ रहा है, लोग जो है रो रहे हैं, गोरे रो रहे हैं, देसियों वेसियों से क्या मैंने कंप्लेन करनी, गोरे मासूम जो इन चीजों के ऊपर रो रहे हैं। तो खैर ये हैंडबॉल नहीं था भाई। दूसरी बात जी, उसने डाइव मार दी, ये डाइव मार दी, वो कर दिया जी। फिर कुछ जो ज्यादा थोड़े ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं वो आके बोलेंगे कि भाई ये जानबूझ के जबरदस्ती इसने जो है फाउल लेने की कोशिश। तो ये फुटबॉल के अंदर होता है ना इसी तरह ही, बॉक्स के अंदर जो आपका भी स्ट्राइकर है, ये इसकी स्किल में है, और फिर अगर ये उल्टी पड़ जाए ना, तो फिर इसके ऊपर उसको कार्ड ही मिलता है, जो कि पिछले मैच के अंदर मिला था। उसको भी रोना सब शुरू हो गए थे, हो बड़ा ज्यादती होगी स्विट्जरलैंड के साथ, अर्जेंटीना को फेवर होगी, वटेवर। आप अगर डाइव मारने की कोशिश करेंगे और आप अगर पकड़े गए, तो आपको सीधा येलो कार्ड है। यहां पर जो सबसे बड़ी गलती है जनाब, वो आपके डिफेंडर की है। अगर आप बॉक्स के अंदर इस तरह टांगे उछाल उछाल के बॉल को क्लियर करने की कोशिश, ये बेसिक रूल्स हैं भाई डिफेंडिंग के, डिफेंस की जो बेसिक्स है ना, वहां पर ही गलती की गई है। ये आप खुल के जो है ऐसे कैजुअल तरीके से टांगे उड़ा के, आपको पता नहीं है क्या? अब लोग कहेंगे जी पीछे से वो घुस के आ गया, ब्लाइंड स्पॉट था, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट था, बट तेरी ड्यूटी ही सिर्फ यही, तू यमाल के लिए उधर खड़ा हुआ, तुझे पता है कि मेरे आगे पीछे जो है वो फिर रहा है, इधर वो है नहीं, तो किधर है? इसी साइड पर है ना। अगर इस लेवल के ऊपर आके एक डिफेंडर को ये नहीं पता कि मैं टांग घुमा के करने की कर रहा हूं, और वो पीछे जो है यहीं पे खड़ा हुआ है, वो उसने आना है, आए या ना आए, इस लेवल के ऊपर आके इस तरह आप टांगे उछाल उछाल के बॉल को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स स्ट्राइकर ने तो उसका पूरा का पूरा फायदा उठाना है, और वो उसने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उठाया है। यही स्किल होती है। आप अगर गोल नहीं भी कर सकते, आप पेनल्टी निकाल लेते हैं, जिसके ऊपर 80% चांस होता है कि आपका गोल हो जाएगा। इसी चीज की ट्रेनिंग करते हैं स्ट्राइकर, और इसी चीज को अवॉइड करने की ट्रेनिंग कर रहा होता है डिफेंस आपका। ये कुछ छोटे मोटे बच्चे नहीं है, करोड़ों में डॉलर्स जो है ये कमा रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, काम ही सिर्फ एक है। अगर आपको ये नहीं पता, तो फिर लख दी लानत है भैया आपके ऊपर। इस लेवल के ऊपर आके आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं फ्रांस जैसी टीम के अंदर, और इतनी लवजी और घटिया डिफेंस। बेसिक एरर है, और ये बिल्कुल ठीक, पेनल्टी भी बिल्कुल ठीक मिली थी। यमाल ने भी पूरी तरह से जो उसके अपने राइट्स में जो स्किल है, ये फुटबॉल के यही जो है चोंचले होते हैं, उसने पूरी तरह से यूज किया, उसको फायदा भी उसको। आप इतनी टांगे उठा के, चलो लोग कहेंगे जी पहले उसे छलांग मार दी, ऑफ कोर्स वो भी देख रहे हैं ना कि इसे तो लात मारी हुई है। आप अगर जा रहे हो किसी भी चीज की तरफ जा रहे हो, आगे से बंदा जो है टक्कर मारने के रहा हो, तो आप पहले से रिएक्शन शुरू कर देते हैं ना, आपको पता होता है कि अब तो ना मैं रुक सकता हूँ ना ये रुक सकता है। तो वो ह्यूमन बॉडी है जो किस तरह रिएक्ट करती है। खैर अगर उसने लेने की कोशिश भी की है,
तो बिल्कुल ठीक किया है भाई, उसका पूरा हक बनता है। इसी तरह पेनल्टीज ली जाती हैं और इसी तरह आपने एज अ डिफेंडर जो है अपने आप को कंट्रोल में भी रखना होता है। तो ना हैंडबॉल था, ना ही कोई फुटबॉल से बाहर की कोई ऐसी कोई हरकत हुई। दूसरा वीआर भी इंटरवीन कर रहा था, रेफरी भी था, बिल्कुल ठीक था। अब यही अगर गलती से अर्जेंटीना कर जाता तो बस अजाब आया होता उसके पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह ला ला ला, उनको फेवर कर दिया, उनको फेवर कर दिया। आज तक वो चल रहा है कि जी इतना ईजी इनको सेमीफाइनल तक राउट मिला है। मैं हजार दफा उसके ऊपर बात कर चुका हूं अर्जेंटीना के लिए कि अगर नॉर्मल राउट होता तो इनको पोर्चुगल भी मिलता, इनको टर्की भी मिलता, जो कि दोनों जो हैं एक डार्क हॉर्सेस थे और दूसरे जो हैं वैसे जो है इस वक्त बने हुए थे कि जनाब अली हम तो उसको फाइनल में देखेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। अगर कहीं नुकसान हुआ ना किसी टीम का तो अर्जेंटीना का ही हुआ है कि छोटी टीमों से खेल खेल के अब सीधा इंग्लैंड के खिलाफ आएंगे। बट खैर एक ख्वाहिश तो मेरी पूरी हो गई भाई, मैं चाह रहा था कि इंग्लैंड और स्पेन का फाइनल हो। मुझे अभी भी लग रहा है कि इंग्लैंड ही आएगा फाइनल के अंदर। पता नहीं क्यों वाइब्स तो ये थी कि इंग्लैंड फाइनल के अंदर आ रहा है, लेकिन फाइनल जीतेगा कि नहीं जीतेगा उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डगमगा रहा हूँ। बट खैर इतना भी काफी है कि अगर वो फाइनल के अंदर आ जाए इसका ये मतलब है कि मेसी की टीम को जो है वो हराएंगे। बट लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखते हैं कि इस मैच के अंदर क्या कुछ रेफरी की गलतियां होती हैं नहीं होती। जो भी होता है जबरदस्त किस्म की फुटबॉल हुई है। ये जो गेम हुई है ना स्पेन और ये डोमिनेशन थी। फर्स्ट हाफ के एंड में हमें कुछ 35% पोजेशन था और लोग ये कह रहे थे पोजेशन रखने से क्या होता है। ये होता है भाई उनकी पूरे मिडफील्ड एक दफा नहीं उन्होंने कोई एक मूव बनने दिए कि चले जाओ भाई। 80 मिनट के बाद जाके मैं हमें को 2-4 हल्की फुल्की बॉलें निकली हैं फ्रांस वालों की, जब उनके पास कुछ भी नहीं था कि यार 2-0 हार रहे हैं कुछ कर लो। और वैसे वो जो गोल किया था यमाल ने जो किया था उसके अंदर भी उसके ऊपर भी खैर बातें होंगी मोस्ट प्रॉब्ली कि जी ऑफ साइड था नहीं था, वीआर नहीं आया। वीआर पहले से देख रहा होता है, सब चीजें देख रहा होता है, जब उसको लगता है कि बाकी क्लोज है तब वो आके इंटरवीन करता है और फिर रेफरी को बताता है। अदरवाइज वो कान में तू थोड़ी में उनको बता ही देते हैं। और उसके अंदर भी लोग शायद ये बात करें कि भी डिफेंडर का हाथ जो है वो पूरा आगे निकला हुआ था, जमाल जो है उसके हाथ से पीछे था, तो फिर ये किस तरह ऑफ साइड हुआ है। तो ये हाथ और ये आम शाम्स जो हैं ये इस फीफा के अंदर कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ये हाथ आपका नहीं होता, हाँ पाँव जो है वो देखा जाता है। वो हल्का हल्का सा भी इसका जो पाँव का अंगूठा भी आगे निकला हो तो वो ऑफ साइड के अंदर आ जाएगा। हाथ वाथ और ये जो चीजें बाहर निकली भी होती हैं इनसे ऑफ साइड नहीं करार दिया जाएगा। तो ये भी खैर बड़ा क्लोज कॉल थी और जो खूबसूरत फिनिश किया था वैसे इस गोल के ऊपर ये माल ने, ओए होए 19 साल का लड़का है भाई, श्योरली भाई कोई टैलेंट तो है इसमें, तो कोई शक नहीं। 60 मिनट तक यार मतलब कोई शॉट ऑन टारगेट है ही नहीं। स्पेन का कीपर जो है स्वेट ने बुन रहा है यार कि मैं करूंगा यहाँ पे खड़ा होके, मूव ही नहीं करने दिया भाई। वैसे मैंने नोट किया कि स्पेन जो है वो वाकई सही पकड़ता है फ्रांस को। फ्रांस किसी के भी हाथ नहीं लग रहा होता और ये स्पेन के मैं हमें पिछले कोई 4-5 मैचेस में देख रहा था सारे के सारे स्पेन जीते हुए थे। स्पेन एक वाइड टीम है जो इनको पकड़ सकती है और उन्होंने इनको आउट करना था। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि और कोई वर्ल्ड कप में टीम होती जो इनको पकड़ सकती थी। बॉल जीत ही नहीं सक रहे थे, पोजीशन ले ही नहीं सक रहे थे, आगे उन्होंने क्या देना है। खैर यार इसके अंदर मतलब मिडफील्ड भी स्पेन जीता है, डिफेंस में भी स्पेन जीता है और ऑफेंस में अटैक में भी स्पेन ही जीता है। तो ओवरऑल विक्ट्री है। कोई एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसके अंदर आप कहें कि फ्रांस ने थोड़ा बहुत कोई जोर शोर लगाने की कोशिश की। कहीं पे भी 1-on-1 होने नहीं दिया स्पेन ने। इसको कहते हैं बेहतरीन किस्म की डिफेंस। आपके दो दो बंदे जो है वो चढ़ रहे होते थे एक बॉल के ऊपर, मतलब दूसरा उसको पास ना दे सके तो उसके ऊपर चढ़ रहे होते थे। और इसके लिए करने को तो बंदा कहे कि यार बाकी टीम्स क्यों नहीं कर रही है, इसके लिए आपका बेहतरीन स्टेमिना होना चाहिए। इनके डिफेंडर्स की जितनी तारीफ की जाए, जितनी जबरदस्त उन्होंने गेम खेली है स्पेन ने इस सेमीफाइनल के अंदर, मैंने ऐसी फुटबॉल नहीं देखी और वो भी फ्रांस ऐसी टीम के अगेंस्ट। खैर भाई ये है फुटबॉल की दुनिया से न्यूज। इंडिया और इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई हुआ और उसके अंदर रोको वापस आ गए। रोको वापस आए तो टीम ही जो है बिल्कुल बदल गई, लेकिन रोको फेल हो गए इस चेस के अंदर जो कि बिल्कुल ही ईजी चेस लग रहा था। 250 रन का था क्योंकि पिच 250 की नहीं थी। इंग्लैंड ने बहुत ही ज्यादा गंद किया था, ये तो इंग्लैंड ने बहुत रिकवर किया था। 80 के ऊपर अगर आपके 5 आउट हुए हुए हों फिर भी आप 250 करके चले जाएं, इसका मतलब है कि कंडीशंस ऐसी भी कोई जिन नहीं थी जिसके ऊपर जिस तरह की बैटिंग की है इंग्लैंड ने। इनफैक्ट उसके अंदर भी अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो जाता है बुमरे को, क्योंकि वो वापस आए हैं। उनकी इकॉनमी जो है वो पावर प्ले के अंदर हमें 2 के ऊपर जा रही थी तो प्रेशर क्रिएट किया हुआ था। मारने की जब कोशिश की तो आउट होना शुरू हुए हैं और फिर कोलैप्स भी हो गया। 80 के ऊपर 5 आउट हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट पता किसको जाता है? गिल को। इतनी बेहतरीन कप्तानी की है उसने, इतनी बेहतरीन बॉलिंग चेंजेस किए हैं और सबसे बढ़ के इतनी बेहतरीन इनिंग्स भी खेल के गए। रिटायर्ड हर्ट होके गया विच वाज अ बिट अनफॉर्चुनेट कि 80 रन के ऊपर रिटायर्ड हर्ट होके गया है। उसने संभाला हुआ था क्योंकि रोहित शर्मा भी आपका आउट हो चुका था और कोहली भी आउट हो चुका था। तो वो जो 80 रन की एक इसकी इनिंग्स थी वो थी। एंड में आके फिर भी 100 रन बनाने थे। मतलब आपका गेल अगर रिटायर्ड हुआ है तो कहीं ना कहीं आप जो है टेल के ऊपर बैठे हुए थे और अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर आए और उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप की। दोनों ने 50 मारी एंड में तो छक्का मार के 50 की। दोनों ने 50 मार के स्कोर को चेस किया है। कहीं पे भी इंग्लैंड का मतलब बेसिकली वहीं पर हार गए थे जब 80 के ऊपर इनके 5 आउट थे। पिच ये 250 वाली थी नहीं जिसके ऊपर उन्होंने 250 रन बनाए हुए थे, लेकिन इनको फिर भी शुगर करना चाहिए
रूट का, जिसने आगे को कम बैक करा दिया, वरना तो मेरा ख्याल में इनसे 150 170 200 से ऊपर जाने वाला स्कोर नहीं था इनका। खैर धोनी भाई भी आए हुए थे मैच देखने के लिए। नॉर्मली वैसे वो आते नहीं स्टेडियम के अंदर, आई डोंट नो कि क्या चक्कर चल रहे हैं, किस लिए आए हैं। वैसे शायद इंग्लैंड में मैच था इसलिए आए हुए थे, इंडिया के अंदर शायद ना आते होंगे क्योंकि लोग जो है फिर ज्यादा ही पागल हो जाते हैं, सारी स्पॉटलाइट जो है वो लेके चले जाते हैं। बट वो यहाँ पे बैठे हुए थे, खबरें आ रही थी कुछ, पता नहीं एक दिन पहले जो प्रैक्टिस हुई है कि उसके अंदर गंभीर साहब जो हैं उनकी और कोहली की 1 मिनट को भी बात नहीं हुई पूरे प्रैक्टिस सेशन के अंदर। बाकी सबके साथ बातें शातें सब चल रही होती, सिर्फ कोहली के साथ कोई बात नहीं हुई। फिर ये भी कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि ये धोनी इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है कि उसको एज ए मेंटोर, अगर उसको मेंटोर डाल दिया तो मेरा गंभीर बेचारा किधर जाएगा। तो ये दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर गंभीर को जो छोड़ना पड़ेगा। बट खैर ये मैच अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट था तो वो गौतम गंभीर साहब के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 6 लगातार हार के बाद वो एक मैच फाइनली जीत चुके हैं। इसी से मुझे याद है कि ये इंग्लैंड की भी 6ठी लगातार ओडीआई की शिकस्त है, तो हालात इनके खराब है। बट चल क्या रहा है दोस्तों, क्या वाकई जो है ये धोनी वाली खबरें शबरें जो हैं कि वो इन्वॉल्व होने लगा है मैनेजमेंट में, वो पूरी होने लगी हैं। खुश तो हुआ होगा, गंभीर के मैच भी जीते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि कोहली और शर्मा नहीं चले। अगर वो कहीं चल जाते और ये लोग मैच जीत जाते तो बस फिर तो गंभीर मासूम की जो है बुरी हालत हो जानी थी। उन्होंने लोगों ने कहना था कि भाई गंभीर को बाहर निकालो, इसी ने बाहर किया हुआ है कोहली को और शर्मे को, और हमारी टीम उनके बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ ओडीआई के अंदर और स्पेशली टेस्ट के अंदर तो ऑफ कोर्स कोहली और शर्मा के बगैर इंडियन टीम जो है बहुत ही ऑर्डिनरी लगती है, क्योंकि आपको मैच्योर किस्म की इनिंग्स चाहिए होती हैं जो कि दोनों खेल के चले जाते हैं। लेकिन खैर इन्होंने बेचारों ने कल क्या इनिंग्स खेली, कल तो बिल्कुल भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी। जो असल कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो बुमराह की थी। अब उसने विकटें शिकटें आई डोंट नो एक लिए ये 2 लिए, जब इनके 5 आउट हुए थे उसके अंदर भी एक ही विकेट थी उसकी। लेकिन वो जो प्रेशर उसने क्रिएट किया हुआ था कि 2 की इकोनॉमी के ऊपर बॉलिंग करा रहा है अगले बैठे में, उनको भी होता है यार कि हम टॉप के बैटर हैं और हम इसको कितनी रिस्पेक्ट दें भाई, तो कितनी मांग रहे हैं हमसे रिस्पेक्ट। बट आप सिर्फ ये देखें कि जैसे मैंने पहले ही बात की थी कि ना सिर्फ गिल ने बेहतरीन किस्म की बैटिंग की है इस इनिंग्स के अंदर, उसने सबसे बेहतरीन कप्तानी भी की है। जितने बेहतरीन बॉलिंग चेंजेस और वो सब चीजें उसने किए थे, ऐसा प्लेयर जो कि ऐसा कैप्टन है, और पिछला उसका बायरन हो पिछले 5-10 ओडीआईस का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, इनफैक्ट टेस्ट का भी उठा के देख लें, मुझे भूल रहा है लेकिन काफी अच्छा ही जा रहा होगा, फॉर्म में भी है, जगह नहीं है आपकी T20 टीम के अंदर। ये होता है प्रोफेशनलिज्म। ये अगर पाकिस्तान में गलती से इस तरह हो रहा होता ना, पहले तो उसको कप्तान बनाना था इन्होंने T20 का, जो कि अब मैं समझता हूँ कि बना भी सकते हैं, क्योंकि अय्यर शेयर की जिस पोजीशन आ रही होती है 1 डाउन है कि 2 डाउन है, नहीं खैर 2 डाउन आ रहे होते हैं, उसके बाद तो शायद ये नहीं खेल सकेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में हो रहा होता ना तो कंफर्म हो ही नहीं सकता था कि इसको आप कप्तान ना बनाते एक तो T20 का। उस कप्तान तो छोड़ो, टीम से इसको ड्रॉप किसी सूरत कर ही नहीं सकते थे। और करना क्या था कि इन्होंने कोई और जो टॉप ऑर्डर का बैटर था उसको नीचे कर देना था कि बेटा आप अगर नीचे खेल सकते हैं तो खेल लें, अदरवाइज आपकी जगह ही नहीं बन रही है। ऐसे प्लेयर को बाहर रखा हुआ है, और ये भी नहीं कि सिर्फ जो है परफॉर्मेंस दे रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, डोमेस्टिक में बड़े रन्स बनाए हुए हैं। आपका बहुत बड़ा ब्रांड है, नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर है, और आपकी जिसकी पीआर एजेंसी, इनकी जो पीआर एजेंसीज हैं उनसे बड़ी हमारी पीआर एजेंसीज होती हैं भाई, जो यहाँ पे कह रहे थे पीआर एजेंसी ने करा दिया तो ये करा दिया वो करा दिया। इनके ट्रेंड्स नहीं होते होंगे, इसकी फैन बेस नहीं होगी। पर जिस खानदान में ये हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ जो है इनका जो लेना देना बचा हुआ है, ऐसी पावरफुल पोजीशन में होने के बावजूद ये T20 की टीम के अंदर नहीं है। और अभी भी मतलब इस तरह अगर कुछ व्हाइट वॉश हो रहे हो, 6-6 मैचेस हार रहे हो, तब जाके कोई चांस बनता है, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है कि जी इसकी टीम में आने का। 1.5-2 साल से तो मेरे ख्याल में आउट ही है ये इंटरनेशनल टीम से। इसको कहते हैं दोस्तों प्रोफेशनलिज्म, और यही वो चीज है जो कि हमारी क्रिकेट में पूरी तरह से लैक करता है कि हम लोग जो है जज्बात में आगे बची, ये मेरा, मैं इसका फैन हूँ, वो ये है वो है, मेरे दोस्त का बेटा है, वो इसका बेटा है, उसका बेटा है। देखिए आप स्टैट्स देख लें, अब क्या स्टैट्स इसके नहीं आ रहे उनके सामने? उनको पता है कि हमें इस पोजीशन के ऊपर किस किस्म का बैटर चाहिए, बेशक अगले के स्टैट्स बेहतर भी हों, हम इसको नहीं रख सकते टीम के अंदर, उसकी जगह नहीं बन रही है। सिंपल जब आप एक प्रोसेस बना देते हैं ना, तो प्रोसेस के ऊपर जो पूरा हो रहा होता है उसको डाला जाता है, जो नहीं हो रहा होता उसको चुप करके थैंक यू करके बाहर कर दिया जाता है। और सब लोग इस चीज की रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस को बना दिया गया है। अब उस पर गंभीर साहब बैठेंगे, जंभीर साहब, जो मर्जी साहब आके बैठ जाएं, वो प्रोसेस उसी तरह फॉलो होती रहेगी और चीजें जो है वो चलती रहेंगी। कोई इंडिविजुअल की वजह से आके कुछ भी नहीं हिलने लगा, आपको लग रहा है कि जी ये आके चेंज करेगा तो वो आके चेंज करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। ये फायदा होता है जब आप इदारों को मजबूत बना देते हैं। खैर हमें तो कोई जरूरत ही नहीं इन सब चीजों की, हमें और क्या चाहिए, हम तो बेहतरीन टीम है। जिस तरह ये फ्रांस दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है लेकिन उसको स्पेन पकड़ रहे थे, उसी तरह पाकिस्तान भी दुनिया की बेहतरीन 3 टीम है, सिर्फ इंडिया पकड़ सकता है हमें, बाकी तो हम, आपने देखा नहीं रैंकिंग के अंदर हर जगह पे अगर इंडिया फर्स्ट पे है तो हम सेकंड नंबर पे हैं। जैसा कि हसन साहब ने कहा था, हमारे कोच ने, कि हमें जज किया जाता है कि हम इंडिया को नहीं हरा सकते, बट इंडिया रियलिटी में ये है कि बहुत बड़ी टीम है, उनको हराना आसान नहीं है। तो तू मत हराना भाई, तू नंबर 2 के ऊपर आ जा, देश को नंबर 2 के ऊपर ले जा, हम चुप हो जाएंगे।
हम इसी बात पे खुश हो जाएंगे, चलो बाकी पूरी दुनिया को तो हमने आगे लगाया हुआ है ना, इंडिया के सामने हार जाते, पता नहीं क्यों हार जाते हैं, यही सोच के फ्रस्ट्रेट हो जाते। हम तो हर एक से हार रहे हैं, फर्स्ट राउंड में निकल रहे हैं, तो ये कहना कि जी इंडिया से हारने के ऊपर जज करना, हम बेवकूफ हैं भाई हम सब। ये इसको ये फीड किया जाता है, ये जो आसपास के इसके सारे लोग हैं ना, वो उसको यही बताते हैं कि आपको तो पता है हमारी कितनी हिस्ट्री, यू नो द हिस्ट्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आपको तो पता होगा ना। ऑफ कोर्स गोरों को पता होता है कि हाँ इनकी कोई राइवलरी चल रही है, बस इतना ही पता है। उसको वही बताया गया है कि जो भी हो जाए इंडिया से बस आप जीत जाएं तो आप जो है हीरो, जो कि काफी हद तक सच भी है, लेकिन उसके दिमाग में यही फंसाया गया कि कोई मसला ही नहीं है, बाकी तो अवाम बिल्कुल खुश है, चूंकि आप इंडिया से हारे ना इसलिए सिर्फ गुस्से में है बस। वो तो आपको पता है जज्बाती जो है ना, इमोशनल, हाँ वो भी कह रहा है हाँ ये तो इमोशंस जो है वो ज्यादा, उसके दिमाग में एग्जैक्टली यही फीड किया गया है, वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है। खैर कोई फायदा नहीं इन सब चीजों के ऊपर टाइम जाया करने का। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि वो एक मैच जीत चुके हैं, मेरे ख्याल में 3 मैचेस की सीरीज है, तो लेट्स सी कि आगे जाके क्या होता है। आपका फुटबॉल के अगर मैचेस आप लोगों ने देखे हैं उसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। मैं भाई फुटबॉल का एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट हूं, अगर आप लोगों को लग रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं एज अ फैन ही देखता हूँ और एज अ फैन ही रिएक्ट करता हूँ, जिसकी वजह से लोग जो मुझे सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो फैंस की दिल की आवाज होती है ना, कोशिश मेरी होती है कि वो एक प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो शेयर की जाए। तो ये फुटबॉल का क्या है कि नहीं है, बट जो भी हो भाई बहुत रोते हैं भाई, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फुटबॉल के अंदर इस किस्म के फैंस होंगे जिनको हर चीज के अंदर जब टीम हार जाए तो ये भी चीटिंग है, वो भी चीटिंग है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। मैं तो इस चीज की फेवर में ही था कि भाई हाँ थोड़ी बहुत गलत डिसीजंस होती रहती हैं, बट अभी वीआर वगैरह के आने के बाद जो है उसी चीज को काउंटर करने के लिए ये सब चीजें आई हैं। अभी भी अगर आप लोगों के रोने नहीं खत्म हो रहे तो पता नहीं कब खत्म होंगे भाई। खैर मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करवा लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।